हेलो बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म से रिलेटेड। प्रिज्म से रिलेटेड टॉपिक हमारा क्या है? अल्पतन विचलन की स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होता है अल्पतन विचलन की स्थिति में। चलिए आइए, हमें यही सीखना है कि यानी कि आई का फार्मूला क्या होगा और आर का फार्मूला क्या होगा, किस केस में किसी लेंस से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो अल्पतन विचलन की कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग प्रकाश किरणों को सीखा जाए। प्रकाश रे डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा एक प्रिज्म है, नाम दे लेते हैं कुछ ए बी सी। प्रिज्म है ए बी सी, जिसका प्रिज्म कोण क्या है? ए है। कोई प्रकाश किरण है, अब यहाँ पे समझिएगा, कोई प्रकाश किरण है, इस पे आके गिर रही इस तरीके से, तो इस पृष्ठ के लिए अभिलंब खींच लिया जाए। इस पृष्ठ के लिए अभिलंब जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये क्या है? नॉर्मल है आपका एन। एक प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण का नाम दे लेते हैं पी क्यू। एक प्रकाश किरण क्या है? पी क्यू है, जो कि इसके पहले अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित हो रही है। तो अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है? मान लेते हैं अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है? आई कोण बना रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अल्पतन विचलन की स्थिति में कंडीशन होता है कि प्रकाश किरणें जब लेंस से अपवर्तित होती हैं तो आधार के समांतर हो जाती हैं। तो यह सीधे न जा करके, ध्यान से समझिएगा, ये सीधे न जा करके, ऐसे न जा करके सीधे क्या हो जाएगा? आधार के समांतर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या? आधार के समांतर हो गया। अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? अपवर्तन कोण आर। अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण आर। और यही किरण जो होगा दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, यही किरण दूसरे वाले पृष्ठ के लिए किसका काम करने लगेगा? इस वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण का काम, आपतित किरण का काम करने लगेगा। और इस वाले पृष्ठ के अभिलंब की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका भी अभिलंब खींच लेते हैं हम लोग। इसका भी अभिलंब खींच लिया जाए तो इस वाले पृष्ठ का भी अभिलंब मिल गया। तो क्या होगा? सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, और दूर हटते हुए कुछ इस तरीके से चली जाएगी। नाम बना लेते हैं पी क्यू, क्यू आर, और ये हो गया आर एस। तो इस तरीके से पूरा आपका क्या बन गया पाथ इसका? पी क्यू आर एस जो है, यह प्रिज्म से गुजर करके प्रकाश किरण आगे की तरफ चल रही है, इसका पूरा रास्ता बनेगा। पहले वाले से जो कोण बना रहे हैं आई आर, और यहाँ पे अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, मान लेते हैं कि यह जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? आर डैश बन रहा है। ठीक है, और अभिलंब के साथ जो निर्गत कोण बन रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो अभिलंब के साथ जो निर्गत कोण बन रहा है, निर्गत कोण को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई डैश से। निर्गत कोण को किससे लिखेंगे? आई डैश से। वैसे निर्गत कोण को ई से भी लिखा जाता है, तो कोई इशू नहीं, आप ई भी लिख सकते हैं और आई डैश भी लिख सकते हैं। तो कन्फर्म हो गया, पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण आर डैश और निर्गत कोण आर डैश, सॉरी आई डैश है। बाकी कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन अपने रास्ते से कितना विचलित हो गया? इधर गया है ना, इधर न जाकर के इधर गया है, तो कितना विचलन हुआ है, कितने अपने रास्ते से विचलित हो गया है। इसी लाइन को आप पीछे की तरफ अगर बढ़ा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना विचलित हुआ है। यही कोण जो है आपका क्या हो जाएगा? विचलन कोण हो जाएगा। मान लेते हैं कि विचलन कोण क्या है? डेल है। कुछ नाम दे लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं डी, इसको नाम दे लेते हैं ई। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों अभिलंब एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन कौन? एक अभिलंब आपका एन है और एक अभिलंब क्या है? एन डैश है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं उसी को आप मिला देंगे, तो मान लेते हैं दोनों दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? ई पे काट रहे हैं। तो ये जो है पूरा आपका रे डायग्राम है पूरा इसका। एक बार फिर समझ लीजिए, एक प्रिज्म बना लिया गया है ए बी सी। ठीक है, इसके पहले पृष्ठ का अभिलंब ये है, दूसरे पृष्ठ का अभिलंब ये है। पहले पृष्ठ पे इससे आई कोण बनाते हुए कोई प्रकाश किरण पी क्यू आ रही है, जो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार के समांतर जाती है, पी क्यू आर रास्ते से होके जाती है। ठीक है, क्यू आर रास्ते से होके जाती है। अब दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ से जब टकराती है तो आई डैश कोण बनाते हुए इस तरीके से आधार की ओर झुकते हुए निकल जाती है। वैसे कॉन्सेप्ट समझा जाए तो प्रिज्म से जब कभी भी कोई प्रकाश किरण गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो वह सदैव आधार की ओर झुकती है।
ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई भी कर लेते हैं 2 मिनट का समय दे करके। जैसे उत्तल और अवतल लेंस को ध्यान से समझिएगा। एक जो उत्तल लेंस होता है आपका, वह मान लेते हैं अनेक छोटे छोटे प्रिज्मों का कटा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, किस तरीके से, ऐसे देख लीजिए, ये हो गया, इसको मिटा दीजिए। क्या एक प्रिज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे इसको हटा दीजिए, तो एक प्रिज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और प्रिज्म बन रहा है तो आप प्रिज्म की प्रॉपर्टी भी अभी भी पढ़े हैं। प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश किरणें सदैव किसकी ओर झुक जाती हैं? आधार की ओर झुक जाती हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, चाहे वो हमारा उत्तल लेंस हो, चाहे वो हमारा कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो, वह बहुत सारे प्रिज्मों से मिल करके बना होता है। चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो क्या हो, अवतल लेंस हो, वह बहुत सारे प्रिज्मों से मिल करके बना होता है। जैसा कि आप फिगर से अब देख के अब क्लियर हो ही गया होगा कि जो लेंस होते हैं हमारे, वो भी क्या छोटे छोटे प्रिज्मों को जोड़ करके मिला बनाया हुआ मालूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं। आप सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्र की ओर मुड़ता। अभिसारी, इसका गुण क्या होता है? अभिसारी का गुण होता है केंद्रित करने का। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश किरण चलेगी किधर की ओर झुकती है? आधार की ओर। तो इस लेंस का आधार कौन होगा? यही मोटा है तो यही आधार होगा, आधार की ओर मुड़ेगा। इधर चलेगा तो प्रकाश किरण किधर मुड़ेगी? आधार की ओर मुड़ेगी, तो आधार की ओर मुड़ा। इसी तरीके से इसका आधार क्या होगा? ये चौड़ा वाला हिस्सा आधार होगा, इधर की तरफ मुड़ेगा। इसके लिए आधार क्या होगा? ये होगा, आधार की ओर मुड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यह भी क्लियर हो गया कि किसी प्रिज्म से होकर के प्रकाश किरण गुजरता है तो किधर की तरफ झुकता है? आधार की तरफ झुकता है। और यह भी सिद्ध हो गया कि उत्तल लेंस में क्यों अभिसारी ही गुण होता है, क्यों ये प्रकाश किरणों को अभिकेंद्रित ही करता है। क्लियर है? अवतल लेंस के लिए समझ लेते हैं। जो प्रकाश किरण चलेगा किधर की ओर झुकेगा? लेंस के प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से समझा जाए तो किधर की ओर झुकना चाहिए? आधार की ओर। आधार की ओर झुक गया, चलेगा आधार की ओर झुक जाएगा, चलेगा आधार की ओर झुक जाएगा, आधार की ओर झुक जाएगा। तो आप जानते हैं इसका जो गुण होता है वह किसका होता है? अपसारी का होता है। यानी कि यह जो होता है प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि कोई भी लेंस हो, वह मान सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्मों से जोड़ करके ही बनाया गया है। तो अब तक हम लोग सीखे हैं क्या कि अवतल लेंस उत्तल लेंस में केवल प्रकाश किरणों के गुण हमारे क्या होते हैं? अपसारी और अभिसारी होते हैं। अब आगे का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमको सीखना है। इसी का हमको डेरिवेशन सीखना है, आई और आर का फार्मूला निकालना है। छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। और यह डेरिवेशन कॉमन है, एक जो आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब ध्यान से देखिए, यह पूरा पूरा कोण आपका क्या है? आई है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो जब दो प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यानी यह पूरा कोण और यह पूरा कोण क्या होगा? बराबर होगा। उसमें अगर ये आपका आई है, आर घटा दें तो यह जो आपका कोण मिलेगा वह कितना मिलेगा? आई माइनस आर मिलेगा। सेम इसी तरीके से यह और यह आई डैश, ये भी पूरा आई डैश बनेगा। तो जो बचा हुआ कोण है, ये जो कोण है, ये आपका कितना मिलेगा? यहाँ पे जो कोण है, टोटल कोण कितना है? आई डैश में से घटा देंगे कितना? आर डैश। जगह कम है इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, तो यह जो कोण मिला वह आई माइनस आर, और यह जो कोण मिला वह कितना मिला? आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, अब ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? क्यू आर डी। क्यू आर डी। ठीक है, तो लिखा जाए, चूंकि डेल, ये जो डेल है ये क्या है? बहिष्कोण है। चूंकि डेल त्रिभुज डी आर क्यू, त्रिभुज डी आर क्यू का बहिष्कोण है। कौन सा कोण है? बहिष्कोण है। ठीक है, तो जब बहिष्कोण है तो बहिष्कोण के नियम से चलते हैं। बहिष्कोण है बहिष्क कोण।
इसका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण के नियम से क्या होता है, बहिष्कोण जो होता है, चलिए समझते हैं बहिष्कोण क्या होता है। जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को खींच के बढ़ाया जाता है तो बाहर जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को खींच के बढ़ाते हैं तो बाहर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण बनता है। और बहिष्कोण हमेशा शीर्षाभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं, मतलब इसके जस्ट पास वाला छोड़ देंगे, इन दोनों के योगफल के बराबर होंगे। तो ये हमारा कितना है, आई माइनस आर, और ये कितना है, आई डैश माइनस आर डैश। इन दोनों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, डेल के बराबर होगा। तो यहाँ पे बहिष्कोण के नियम से जब बहिष्कोण है तो क्या होगा, इसका जो मान होगा वो किसके मान के बराबर होगा, आई माइनस आर प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमको, आई डैश माइनस आर डैश। अब आई को एक साथ कर लेते हैं, आई प्लस आई दोनों प्लस में ही है, आई प्लस आई डैश, और दोनों आर माइनस में है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आर प्लस आर डैश मिलेगा। ये डेल इज इक्वल्स टू, पहला समीकरण बना के आप इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा दिमाग लगाइए, एक और त्रिभुज नीचे बन रहा है, इसको देख लेते हैं। त्रिभुज का नाम बनेगा क्या, क्यू ई आर। त्रिभुज क्यू ई आर में जब क्यू ई आर में चलेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। कौन कौन, आर प्लस ई दोनों का योगफल कितना होगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना के होगा, 180 के होगा, 180 के होगा। तो आप यहीं से क्या करिए, ई का मान निकाल लीजिए। तो जब ई का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस, ये दोनों प्लस में है, दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो यहाँ से किसका मान निकल गया, आपका ई का मान निकल गया। चलिए अभी ई का मान आगे काम आएगा। तो दो त्रिभुज स्टेप समझते रहिए, एक बार बहिष्कोण एक बार नीचे वाला त्रिभुज, दोनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं चतुर्भुज में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ठीक है। चतुर्भुज का नाम याद कीजिए क्या क्या है, चतुर्भुज ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर में जब चलेंगे तो चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ये और ये चारों का योगफल हमको 360 दिखाना है। यानी कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए एंगल ई, और ये जो एंगल है एंगल क्यू, ठीक है। एंगल ए एंगल ई एंगल क्यू और प्लस एंगल क्या, आर, जिसमें बात की है केवल उसी में बात हो रहा है, ये सभी अंदर के कोण हैं। तो इन सभी का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 360 होगा। अब चूंकि ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, तो यह जो पूरा पूरा कोण होगा 90 होगा, और ये जो पूरा पूरा कोण होगा वो 90 होगा। यानी कि Q और R दोनों कितने कितने होंगे, 90 होंगे। तो A को आप A रहने दीजिए, E के जगह पे E का मान रख लीजिए कितना, 180 माइनस आर प्लस आर डैश, Q के जगह पे 90 और R की जगह पे 90 बराबर कितना के 360। सबको जोड़ लेते हैं, 90 180 और 180 कितना 360। तो 360 से 360 आपका क्या हो गया, कट गया। एक बार फिर सुन लीजिए, Q और R आपके 90 हैं अभिलंब होने के कारण, 90 और E का मान कितना निकाला गया था वही लिख लिया गया है। तो 80 90 80 दोनों को जोड़ लेंगे तो 180 180 360 कट गया। अब क्या मिला, तो मिला A और ये पूरा माइनस है, ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी A इज इक्वल्स टू क्या मिला, R प्लस आर डैश मिला। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। यानी जहाँ R प्लस आर डैश होगा वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। A क्या है, आपका प्रिज्म कोण है। तो इस समीकरण में मान रख लीजिए, ठीक है। इसी को कहाँ पर रख लिया जाए, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश माइनस, इन दोनों की जगह पे हमको क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है, क्योंकि ए के बराबर है। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर विचलन अल्पतम हो, चूँकि हमारा हेडिंग ही है अल्पतम विचलन कोण, डेल एम, एम फॉर माइनर यानी कि कम, निम्नतम या अधिक कह सकते हैं, न्यूनतम कह सकते हैं या अल्पतम कह सकते हैं। यानी अगर विचलन कम हो
तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई जो होता है वो आई डैश के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, जब आपका विचलन जो है वो कितना हो, मिनिमम हो, कम से कम हो, तो इस कंडीशन में जो आई होगा वह किसके बराबर होगा, आई डैश के बराबर होगा, और जो आर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो अब इन दोनों समीकरणों से देख लिया जाए तब क्या मिलेगा, इसलिए जब आर डैश दोनों बराबर हो गया तो आर डैश को हम लोग आर भी लिख सकते हैं। तब क्या मिलेगा, मिलेगा ए बराबर 2r, आर प्लस आर कितना 2r। तो यहीं से आर का फार्मूला निकाल लेंगे तो ए इसके नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर क्या मिल जाएगा, a/2। और आर क्या होता है आपका, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, आर क्या होता है आपका, अपवर्तन कोण। आर का फार्मूला मिल गया। ठीक है, तथा दूसरा फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले से चलेंगे, डेल को अब क्या लिखा जाएगा, डेल एम लिखा जाएगा। डेल को क्या लिखेंगे, डेल एम, डेल्टा भी पढ़ते हैं इसको। आई प्लस आई, इसके जगह पे भी हम लोग आई डैश के जगह पे भी आई लिखेंगे, तो आई और आई कितना 2i, आई और आई 2i माइनस ए को ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर, तो क्या मिल जाएगा, डेल एम प्लस ए, और 2 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, उधर बचा क्या आई। और आई आपका होता क्या है, आई आपका क्या है, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। आई बराबर फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना आपका डेल एम प्लस a/2। तो ये दो फार्मूले आपके बन गए किसके किसके, अपवर्तन कोण के और आपतन कोण के। आपका हेडिंग भी यही था कि अल्पतम विचलन की स्थिति में हम लोग अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे और आपतन कोण कैसे निकालेंगे। सेम इसी डेरिवेशन से रिलेटेड हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो लेंस के लिए, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का फार्मूले का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, किसी पतले प्रिज्म से अपवर्तनांक का फार्मूला बन जाएगा, बस एक स्टेप और आगे बढ़ना है। यहाँ तक करने के बाद से सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं क्या, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम कहता है कि n = sin i/sin r, यही होता है। तो i की जगह पे जब i का फार्मूला रख लेंगे कितना, डेल m प्लस a/2 अपान r की जगह पे r का फार्मूला लिख लेंगे तो क्या मिल जाएगा, sin a/2। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला और बन गया किसका, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। तो दोनों का डेरिवेशन एक ही में है, ये ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में आपके क्या आता है, प्रिज्म का ही पूछता है, ये लास्ट वाला ही पूछता है, ये सब तो बस न्यूमेरिकल में काम आएगा। लेकिन सीधे सीधे अब हमारा हेडिंग क्या बन गया, किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन। ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हेडिंग बन गया है इसमें, और अपवर्तनांक का ये पूरा पूरा हमारा डेरिवेशन हो गया। जहाँ पे डेल एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, बाकी कुछ इसमें नया एलिमेंट नहीं है। स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में यह बताया गया है कि यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो तब क्या होगा, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब प्रिज्म कोण छोटा होगा तो इस कंडीशन में जो हम लोग साइन का रेशियो लेते हैं, यानी कि साइन डेल एम प्लस a/2 टेंड्स टू, तब साइन का रेशियो हटा देंगे क्योंकि हम लोग पूरा बहुत सारा डेरिवेशन पढ़े हैं जिसमें द्वारक छोटा होता था, जहाँ कहीं भी छोटे कोण के लिए बात होती थी वहाँ हम लोग रेशियो हटा देते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहीं टेन थीटा हटा देते हैं, कहीं साइन थीटा हटा देते थे। यहाँ पे साइन थीटा हट जाएगा तो क्या मिलेगा, डेल एम प्लस a/2 ये लिखा जाएगा। वह दूसरा नंबर नीचे वाला क्या मिलेगा आपका, साइन a/2 जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, साइन का रेशियो हटा देंगे तो केवल क्या हो जाएगा, a/2। तब के लिए फार्मूला क्या मिलेगा, इसलिए n बराबर फार्मूला क्या मिलेगा, साइन अब हट गया तो केवल क्या लिखेंगे, डेल एम, इसके नीचे m रहेगा डेल एम प्लस a/2 होल अपान नीचे क्या लिखेंगे, a/2। तो 2 से 2 आपका कट गया, 2 से 2 कट गया। अब जो बचा a का इधर गुणा करा लीजिए तो क्या मिल गया, n a,
बराबर कितना के डेल एम प्लस ए के। ए को आप इधर ला लीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन ए माइनस ए बराबर कितना के डेल एम के। तो डेल एम को ऐसे ही लिख लीजिए, या दोनों में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा एन और यहाँ से बचेगा 1। यह फार्मूला आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए है, अल्पतम विचलन के लिए। यह जो फार्मूला बना, यह फार्मूला किसके लिए बना, अल्पतम विचलन के लिए यह फार्मूला बना। किसी पतले प्रिज्म से अल्पतम विचलन के लिए फार्मूला बना, जिसमें केवल दो बातों पर निर्भर करता है कि उस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है और प्रिज्म कोण क्या है। ठीक है, इन दोनों बातों पे निर्भर करेगा। अब देखिए क्या करना है हमको, किसी प्रिज्म के लिए आई डेल ग्राफ खींचना है, यानी कि अपवर्तन कोण और विचलन कोण के बीच हमको क्या बताना है, ग्राफ खींचना है। तो इस ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए ध्यान से समझिए क्या करना होगा। एक आपको विचलन कोण और एक आपतन कोण बनाना है, एक विचलन कोण और एक आपतन कोण, इसको ले लेते हैं। ये आपका दोनों बन गया, एक जो होगा आपका क्या हो जाएगा, विचलन कोण, और एक हो जाएगा आपका आपतन कोण। इसको बना लेते हैं हम लोग आपतन कोण, आपतन कोण, और ये बना लेते हैं हम लोग क्या, विचलन कोण। एक आपतन कोण हो गया और एक क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि महत्तम विचलन कब होता है, न्यूनतम विचलन कब होता है, जब आई होता है। तो इधर बढ़ते हैं और 2-3 नाम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, I1 है, कुछ दूरी पे क्या है, I है, क्या चीज़, आपतन कोण। एक तीसरा मान लेते हैं, इसका क्या, I2। तो I1 की स्थिति में विचलन अधिकतम होता है, या कह सकते हैं न्यूनतम से थोड़ा सा अधिक होता है। एक कंडीशन में पढ़ा गया है कि न्यूनतम विचलन कब होता है, अभी भी लिखे थे हम लोग, जब विचलन न्यूनतम होगा। कंडीशन लिखा था, गया था ना, जब डेल क्या होगा, डेल एम होगा। इस कंडीशन में आई बराबर होगा आई डैश के, या अगर 1-2 लिखे तो ये 1-2 हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, I1 है, ये I2 है, मतलब ये आपतन कोण के अलग अलग मान है। इसी तरीके से इधर चलेंगे तो हम लोग किसका मान लिखेंगे, विचलन का लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, यहाँ पे विचलन बना लेते हैं डेल एम, इसके नीचे बना लेते हैं हम लोग क्या, डेल, इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, डेल। ठीक है, इसको भी आप 1-2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विचलन कोण 1, विचलन कोण 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बस यहाँ पे हमको यही समझना है कि विचलन किस स्थिति में जो है वो अधिक होता है, यही चीज़ें हमको सीखनी है। तो ध्यान से समझिएगा। अब दोनों को मिला लेते हैं। जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो दोनों को मिला लिया गया। जब आई होगा तो विचलन क्या होगा, निम्नतम होगा। दोनों एक दूसरे को काटे हैं कहीं कहीं। अब किसी एक को और मिला लीजिए, इसके बाद वाले को मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, ठीक है, और इसको मिला लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बनाना है तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। बट हमको क्या खींचना है, वक्र खींचना है, कर्व खींचना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मतलब किससे है उसको ध्यान से समझिएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको जब ऊपर की तरफ हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशन आपतन कोण की स्थिति में विचलन क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये साइन कर्व बनता है क्योंकि साइन थीटा आ रहा था। तो यहाँ पे यानी कि कुछ इस तरीके से बनाना है, इसको मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले चलना है ऐसे, और इसको मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले चलना है। तो इस तरीके से जो आपका कर्व बना, यह कर्व किसके लिए बना, यह कर्व जो है वो किसके लिए बना, आई डेल्टा ग्राफ के लिए बना। एक बार फिर समझ लीजिए, जब आपका विचलन न्यूनतम होता है तब कोण आपतन कोण क्या होता है, आई होता है, लिख लिया गया। लेकिन जब इसके अलावा इससे कोई भी एंगल चेंज होगा, चाहे वो पहले होगा चाहे वो बाद होगा,
इस कंडीशन में आपका विचलन चेंज हो जाएगा। तो अगर एक डेल एम और एक डेल मान लेते हैं तो डेल एम कब होगा, जब आई पे होगा। डेल कब होगा, चाहे वो I2 पे रहेगा तभी भी डेल होगा और I1 पे रहेगा तभी भी क्या होगा, डेल होगा। तो इस तरीके से यह जो कर्व बना, ये जो ग्राफ बना, वह किसके लिए बना, आई और डेल का ग्राफ बना।